पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और वो है राज्य बिहार। गुजरात के ये दो चाणक्यों को अपनी रास्ते पे ला के खड़ा कर दिया। जनता दल यूनाइटेड को ये बात तो समझ में आ गई कि इस चुनाव में उनके साथ खेल हुआ, वही खेल जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ। ये जो जिलेबी खाकरा है, फाफड़ा है, इस पे लिट्टी चोखा बहुत भारी पड़ गया। हर जगह ईडी और सीबीआई का प्रकोप होता है, लेकिन बिहार में उन्होंने पहले ही उसकी काट ढूंढ रखी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी बीजेपी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 2050 तक की प्लानिंग कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ऐसा अमरत्व लेके आई थी कि उन्हें लग रहा था कि उनका विजय रथ कोई छोड़ने वाला नहीं है। हर जगह पे विजय ही विजय, हर जगह पे जो वो चाल चले वो लोग आए, जिसको खरीदना चाहे वो साथ आए, कहीं एजेंसी आए तो लोग साथ आए। एन के एन प्रकरण, या तो चुनाव जीत के सरकार में बने रहो या फिर तोड़ फोड़ करके बने रहो, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और वो है राज्य बिहार। बिहार एक क्रांतिकारी राज्य है। इस देश में सारी क्रांतियाँ बिहार से शुरू हुई है, और ऐसी ही चाहे महात्मा गांधी का नील वाला सत्याग्रह हो, या फिर इंदिरा गांधी की वापसी हो, या फिर इंदिरा गांधी को घर भेजने के लिए जयप्रकाश जी का आंदोलन हो, ये सारा बिहार की देन है। इसी बिहार ने आज गुजरात के ये दो चाणक्यों को अपनी रास्ते पे ला के खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ये साथ में सरकार में थे, ये गठबंधन की सरकार थी। आज नीतीश कुमार ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया, और शायद आज शाम तक ये सरकार से इस्तीफा देकर नई सरकार का गठन करेंगे, जिसमें फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। साथ में होगी आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल। कुल मिला के जहाँ 122 की ज़रूरत है, 160 के ऊपर लोग हो जाते हैं। पिछली बार जब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी साथ में चुनाव लड़े और सरकार बनाई, उस सरकार में तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बीजेपी ने इतना बड़ा तूफान खड़ा करने का प्रयास किया, और उस नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार विरोधी जो उनकी सोच थी, उनका चेहरा था, उसको इतना झंझोड़ दिया कि नीतीश कुमार ने आरजेडी से पल्ला झाड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद 5 साल सरकार रखने के बाद फिर जब चुनाव में गए तो फिर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड साथ में लड़े। बहुत सारा बड़ा कुनबा था, सामने आरजेडी और कांग्रेस, लेकिन आरजेडी ने फिर 77 सीटें लेकर ये बता दिया कि पिछली बार इतना ही आंकड़ा वही बरकरार है। कांग्रेस के पास भी 40 सीटें थी, वामपंथी दलों के पास कुछ 16 सीटें थी। बीजेपी 73 सीटों के साथ एनडीए में बड़ी पार्टनर थी, 40-45 सीटों के साथ वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर आ गई। जनता दल यूनाइटेड को ये बात तो समझ में आ गई कि इस चुनाव में उनके साथ खेल हुआ, वही खेल जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ। शिवसेना का और जनता दल यूनाइटेड का दोनों ये गठबंधन पैरेलल चल रहे थे। जब बीजेपी शिवसेना ने ये देख लिया कि उन्हें किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद चाहिए, और मुख्यमंत्री पद को लेकर जब महाविकास आघाड़ी की स्थापना की तो बीजेपी बाहर चली गई। बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा और फिर सरकार में वापस आ गई। आज ही संयोगवश उनके मंत्रिमंडल का एक्सपांशन हुआ, नए 18 मंत्री बनाए। दूसरी ओर नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि यदि हम ऐसे ही चुप रहे तो एक समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं कि जनता दल यूनाइटेड का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग जनता दल यूनाइटेड के लोगों को खरीद रहे थे, और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये मंशा थी कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के अपने बलबूते पे हम सरकार बनाएं, जिसमें नीतीश को भी ज़रूरत नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बार बार बीजेपी के नेताओं के, खासकर राज्य के नेताओं के, सरकार को घेरना, नीतीश के खिलाफ बोलना, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए ये डिमांड करना, और फिर जो बात हुई वो ये कि जब विधानसभा के अध्यक्ष जो बीजेपी के थे उनकी और जब नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा हॉट एक्सचेंज हो गई, तकरार हुई विधानसभा के पटल पे, और उन्होंने सरकार को घेरा और सरकार पे कई आरोप लगाए। उससे आहत होकर नीतीश ने तय कर लिया कि अब हमारी पार्टी छोटी भी हो लेकिन हमारा आत्मसम्मान तो बड़ा है, इनसे मिलने के बजाय हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो रास्ता ढूंढा गया। अब आज की स्थिति में 2024-2050 की तो बात छोड़िए, जो बीजेपी 2050 का गेम प्लान लेके बैठी थी 50 तक का, अब 2024 ही मुश्किल दिखाई देता है। बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए है कि वर्तमान में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें लेती है लोकसभा की
यूपी से। यूपी में जब ज़्यादा सीटें उनके पास थी तब समाजवादी पार्टी के पास मात्र 40 विधायक थे। आज समाजवादी के पास 125 विधायक है। उनके हिसाब से वो 10 सांसद भी उठा के ले जाए तो भी इनका आंकड़ा फिर 60 तक आ जाता है। दूसरा एक राज्य था बिहार, जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें मिलती थी बीजेपी को, जनता दल सबको मिलके एनडीए को। वहाँ यदि ये गठबंधन, महाविकास गठबंधन जो बना है अभी, यदि ये सीटें ले जाता है तो बीजेपी को वो गड्ढा कहाँ से भरेगा, ये समझ में नहीं आता। बंगाल में 18 सीटें थी, इस बार एक सीट मिलना भी मुश्किल है। जनता दल, उसके बाद बीजेडी यदि ओडिशा में आते हैं तो बीजेडी ने भी अपनी कमर कस दी, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, क्योंकि उनको किसी भी हालत में 2024 में अपने लोकसभा सीटें चाहिए। क्योंकि सारे रीजनल पार्टीज़ ने एक बात तय कर ली, सारे राज्यों ने, यदि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं होगा तो हमको जीएसटी के चलते भिखारी बन के ही राज्य केंद्र के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हर राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय दल है, जिनकी सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उन्होंने इस बार लोकसभा के लिए कमर कस ली है। तो अब बचता है काऊ बेल्ट, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति फिलहाल वर्तमान में तो ठीक दिखाई नहीं देती। ऐसे में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र एक राज्य दिखाई देता था। उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन जिस हिसाब से मंत्रिमंडल में जो दागी मंत्रियों को लिया, उससे महाराष्ट्र में एक रोष पनपा है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे के खिलाफ एक छुरा घोंपा उसके पीठ में, ऐसी एक जनमानस है, जनभावना आ गई है। और उनके बेटे आदित्य बहुत ही युवा है, जब वो निकले हैं रैली लोगों के पास, तो जो अभूतपूर्व समर्थन उससे मिल रहा है, उससे बीजेपी उस राज्यों में भी अब ज़्यादा सोच नहीं सकती कि ज़्यादा सीटें मिलेगी। ऐसे में कर्नाटक में ऑलरेडी कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। कर्नाटक में आंतरिक द्वंद्व इतना है बीजेपी का, येदुरप्पा को इन्होंने घर बिठाने के बाद भी येदुरप्पा घर से ही चला रहे हैं, लेकिन पार्टी ऐसी चला रहे हैं जिसमें बीजेपी को डैमेज हो रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी यदि आने वाले समय में 230-240 पे अटक जाती है या 220 पे अटक जाती है तो फिर सरकार भले ही बीजेपी की या एनडीए की बने, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब उनके पास 290 से ज़्यादा सीटें होगी। कुल मिलाकर बिहार का झटका ये बहुत बड़ा झटका है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी समाज के करके पेश करते हैं। इस देश में ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसके सामने नीतीश कुमार जब खड़े हो जाते हैं तो नीतीश उनसे एक बड़ा चेहरा साबित होता है। नीतीश उनसे ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन है। नीतीश झूठ नहीं बोलते, नीतीश प्रैक्टिकल है, नीतीश कभी किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहते। ये जो नीतीश कुमार की, ये जो नीतीश जी की जो एक अलग चेहरा है, अलग जो उनकी क्वालिटी है, वो उनको नरेंद्र मोदी से कई ऊपर लेके जाता है। ऐसे में अब आने वाले समय में विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, यह आरोप बार बार लगाते थे। यदि नीतीश चेहरा सामने आया तो फिर ये जो ब्रांड है ये कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता नजर आएगा। मात्र पैसा खेलने से, पैसा और एजेंसी के उपयोग से ही सरकारें नहीं बनती। आप सरकार तोड़ के सरकार बना सकते हो, लेकिन जब जनता के बीच चुनाव में जाते हो तो पैसा और उद्योगपतियों का साथ और ईडी और सीबीआई तब काम नहीं करती, तब जनता जानती है। और बिहार की जनता तो इस मामले में बहुत जागरूक है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी कुछ होता है बिहार से वहीं से होता है। आने वाले समय में हो सकता है 2024 में पूरे राज्य की बागडोर तेजस्वी के हाथ सौंप नीतीश राष्ट्रीय रोल के लिए आ जाएंगे। फिर ममता दीदी हो, नवीन पटनायक हो, केएसआर हो, या फिर स्टैनली हो, या फिर डीएमके एआईडीएमके, दोनों पार्टियां आज नीतीश के पीछे खड़े होने को तैयार है। क्योंकि नीतीश को आज भी वो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सोबर और ज़्यादा सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ मानते हैं। हर जगह आपकी चलती नहीं। आपने जो महाराष्ट्र में धमकी देकर और पैसा देकर पार्टी तोड़ने का प्रयास किया और वहाँ आपको सक्सेस मिली, वो रिप्लिका आप बिहार में नहीं कर पाए। बिहार में पहली बार गुजराती चाणक्यों को बिहार ने कड़ी टक्कर दी, नहीं नेस्तनाबूद कर दिया। मतलब ये जो जिलेबी खाकरा है, फाफड़ा है, इस पे लिट्टी चोखा बहुत भारी पड़ गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आने वाले समय में अब 2050 के बाद छोड़िए, 2024 को लेके बीजेपी में बहुत लोग चिंतित हैं। बीजेपी में एक धड़ा बार बार इस बात को लगातार दोहराता है कि हमें एजेंसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें जहाँ सरकार हमारी नहीं बनती वहाँ 5 साल का इंतज़ार करना चाहिए। ये सरकार तोड़ फोड़ करके इधर के लोग उधर ला के आप पार्टी की इमेज भी ख़राब करते हो और सरकार भी लंबी समय के लिए टिकती नहीं। यही सब दूर दिखाई देता है। कुल मिलाकर आज बिहार में जो घटनाक्रम हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी के मस्तिष्क पे जो रेखाएं है उसे और चिंतातुर कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। आज से
मीटर डाउन में आज से नया खेल चालू। अब नीतीश नई सरकार बनाएंगे, सरकार कैसी बनाएंगे, वो कैसी चलाएंगे, बीजेपी उसको कैसा टैकल करेगी। नीतीश सबसे पहले अपना वजूद, जो अपना गई हुई ज़मीन है, वो उसको कैसे वापस लेंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा रोल खेलेंगे, ये कई अब चीज़ें लगातार देखनी होगी। इसलिए आज से 2022 के हम 8वें महीने में हैं, अब 2023 और 2024 हमारे पास शायद 1 से 1.5 साल है। ये 1.5 साल इस देश के राजनीति के लिए बहुत ही वाइब्रेंट 1.5 साल होंगे। आप और हम हिंद वॉइस में लगातार इस पे चर्चा करते रहेंगे। जो भी नया इनपुट है मैं आपके सामने लाता रहूँगा। एक जो बात खास थी, हर जगह ईडी और सीबीआई का प्रकोप होता है, लेकिन बिहार में उन्होंने पहले ही उसकी काट ढूंढ रखी है। बिहार में नीतीश बाबू ने एक जो बहुत पहले एक रणवीर सेना का हत्याकांड हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हाई कोर्ट के सिटिंग जज अमीर दास का एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी। वो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया और रिपोर्ट दबा के रखी थी। अब यदि सीबीआई और ईडी का प्रकोप इस सरकार के लोगों के खिलाफ होता है तो फिर वो रिपोर्ट जारी होगी और उस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व बताए गए हैं वो बीजेपी के बड़े नेता और संघ के बड़े कार्यकर्ता हैं। यदि सीधा संघ और बीजेपी पे हमला होता है तो वो भी सीधी तरह से उसका जवाब माना जाएगा। इसलिए बीजेपी को भी 2 बार सोचना होगा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कितना उपयोग करें। दूसरी बात, बिहार की जनता की तासीर अलग है। यदि उन्होंने देखा कि ये बिहार की अस्मिता पे हमला है तो फिर आने वाले चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ भी बीजेपी का हो सकता है, जिसको बीजेपी 3 बार सोचेगी। आज इतना ही, फिर आऊँगा कल या आगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।